नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस शॉर्ट्स पर। दोस्तों, हमारा हिंदी की सीरीज चल रही थी जो आपके आने वाले यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम आपको 6 सेट करा चुके हैं, आज हमारा 7वां सेट है। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 37 में से कितने क्वेश्चन सही किए। पहले पर आते हैं क्वेश्चन में। पहला दे रखा है, रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों। रसिक प्रिय जो ग्रंथ है उसके जो रचनाकार है दोस्तों कौन है। तो जो रसिक प्रिय ग्रंथ है उसके जो रचनाकार है दोस्तों वो केशव दास है। कौन है वो है केशव दास। कौन है दोस्तों, केशव दास जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये केशव दास जी रीत काल के कवि है दोस्तों। किस काल के कवि, ये रीत काल के कवि है दोस्तों। किस काल के कवि, रीत काल के कवि हैं ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों। जो गुरु के समीप रहता है विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं दोस्तों। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अंतःवासी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अंतःवासी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतःवासी कहते हैं। ठीक है, और बात करें अंतःपुर। अंतःपुर इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि महल के भीतरी भाग। इसके महल के भीतरी भाग को कहते हैं दोस्तों अंतःपुर। जो महल के भीतरी भाग होता है, महल का भीतरी भाग वो क्या होता है, अंतःपुर होता है महल का भीतरी भाग। ठीक है, भीतरी भाग। और बात करते हैं ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो दोस्तों, आपको ध्यान से समझना, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो उसे कहते हैं दोस्तों ब्रह्मचारी। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है हमारा, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था दोस्तों। बताइए, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों राम विलास शर्मा जी को मिला था। किसे मिला था, वो मिला था राम विलास शर्मा को। किसे मिला था दोस्तों, राम व्यास शर्मा को मिला था। इन्हें कब, 1991 में। कब मिला था दोस्तों, 1991 में मिला था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, विद्वान विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है वो कौन सा, ये हमें बताना दोस्तों। क्या सर्वनाम है, क्या ये संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या परिमाणवाचक है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है दोस्तों, इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा व्यंजन अदंती व्यंजन है। इनमें से कौन सा जो व्यंजन ऐसा है जो दंती व्यंजन है, दंती ध्वनि है। जो कौन सा है दोस्तों, जो ता वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है, दंती से बोला जाता है। जो ता वर्ग होता है दोस्तों वो किससे बोला जाता है, वो दंती से बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और पावर वोट से बोला जाता हो जाता है, ये चावर में आता है। अच्छा ठीक है, ये तालब से बोला जाता है। और बचा कावर्ग, ये कावर्ग होता है ये कंठ से बोला जाता है, ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेक बोली हैं, और भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, भारत में अनेकों बोली हैं। तो इसका सही आंसर को दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यानी कि भारत में अनेक बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। सापेक्ष शब्द का जो दोस्तों विलोम होगा वो कौन सा बनेगा। इसका सापेक्ष का जो विलोम बनेगा वो बनेगा निरपेक्ष। क्या बनेगा दोस्तों, निरपेक्ष बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। इनमें से अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची दोस्तों वो कौन सा है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कमल होता है, कमल का जो अपर्यायवाची शब्द होता है वो अरविंद होता है। ठीक है, क्या होता है, अरविंद होता है। अब कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखो, तो अरविंद हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, अम्बुज हो गया, अब्ज हो गया। यानी जिसमें पीछे जय 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 लगा होता है वो क्या होते हैं, कमल को। तो इसके अलावा हिंदीवर हो गया आपका, उत्पल हो गया, कंज हो गया, कोकनाद हो गया, और जलजात हो गया, और ताम्रस हो गया, नलिन हो गया, पद्म हो गया, पुंडरीक हो गया, राजीव हो गया, सतदल। और जैसे किसी का नाम आ जाए तो किसके, कमल के होते हैं। ठीक है, और सतदल हो गया, शेष, विकल्प के सब। ठीक है, ये किसके होते हैं दोस्तों, ये सभी होते हैं कमल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां।
क्वेश्चन नंबर 9 संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों। संचारी भावों की भागों की जो संख्या है वो कितनी है। संचारी भावों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है। तो संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 है। कितनी है दोस्तों, 33 है। संचारी भावों की जो संख्या है मित्र वो है 33। भाव व्यवहार अनुभाव संचारी स्थायी भाव संचारी भाव इस तरीके से होते हैं, ठीक है। चपरता फपड़ता बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही पूछा जाता है, कोई उनके नाम नहीं अधिकतर यही पूछा जाता है। किवाड़ शब्द में शब्द इनमें से क्या है। किवाड़ शब्द बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है। क्या तद्भव है या तत्सम है या देशज है या इनमें से कोई नहीं। बताइए जो किवाड़ शब्द है वो क्या है दोस्तों। तो किवाड़ शब्द है वो तद्भव। क्या दोस्तों, तद्भव शब्द है। क्या चाहिए दोस्तों, तद्भव शब्द है। किवाड़ का तद्भव शब्द है। तो अब हम किवाड़ का जो तत्सम रूप बनाएंगे वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनता है हमारा कपाट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कपाट बनता है। क्या बनता है, कपाट। क्या बनता है दोस्तों, कपाट बनता है। क्या बनता है, कबाड़ का कपाट बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 और 11वां क्वेश्चन, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, बताइए। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों हिंदी उर्दू मिश्रित। क्या चीज़ दोस्तों, हिंदी और उर्दू मिश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए 12 की बात करते हैं दोस्तों। 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन क्या दे रखा है, झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जो झरना ग्रंथ है दोस्तों, इसकी जो रचनाकार है वो कौन है। तो जो झरना ग्रंथ के रचनाकार हैं मित्र वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। यानी कि और भी काफ़ी रचनाएं, जैसे प्रेम पथिक का पहले ही बता चुका हूँ मैं। प्रेम ये पूछा गया काफ़ी बार। प्रेम पथिक हो गया, कौड़ाल हो गया, महाराणा का महत्व हो गया, चित्रधारा, कानन, कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी, कंका, तितली, इरावती, ठीक है। ये सभी क्या है, ये आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी इनकी रचनाएं, ठीक है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां, इनमें से किस बड़ वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, बताइए। इनमें से किस बड़ वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी बी सही हो जाएगा, ए ही होता है, ठीक है। ए ये कंठ तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं दोस्तों, कंठ तालु से बोला जाता है इस तरीके से, ए और छोटी ए और ये बड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो व्योम है, कृषाणु है, पावक है। बताइए इसमें आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नभ गगन अंबर व्योम, ये किसके होते हैं दोस्तों, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नभ गगन अंबर व्योम। और आग का क्या होता है, आग, ज्वाला, पावक, अनल। इसका सही आंसर होएगा, इन्होंने यही पूछा है आग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसका व्योम हो जाएगा। व्योम किसका होता है दोस्तों, ये व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। नभ गगन अम्बर व्योम, ये किसका होता है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची होता है। जो बाकी दरख्त जो कृषाणु हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, ये सभी आग के होते हैं, जैसे आग, ज्वाला, पावक, अनल। चलिए 15वां क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ पर लाटेन किसकी रचना है। पहाड़ पर लाटेन है वो किसकी रचना, ये बताना। मंगलेश डबराल की है या केदारनाथ सिंह की है या आलोक धानवा की है या शिव प्रसाद सिंह की है, बताइए। 15 का कौन सा सही हो जाएगा, ए, यानी मंगलेश डबराल की। जो पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है दोस्तों, मंगलेश डबराल की रचना, ये मंगलेश डबराल की रचना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां देखा, नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। नारियल का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो क्या होगा। तो जो नारियल का जो तत्सम रूप होगा वो होगा नारिकेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आएगा नारिकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, डी होगा। नारियल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है नारकेल। नारकेल मीन्स होता है नारियल। नारियल का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, नारकेल होता है, नारकेल होता है, ठीक है, नारकेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है किससे हुआ दोस्तों, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों, अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां दे रखा है, गुणा के शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। गुणा के शब्द का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या कर देंगे इसमें डायरेक्ट कर देंगे ऑप्शन नंबर ए को सही। क्या गुणा के केस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। जब गुणा केस का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो इसका गुणा केस का संधि विच्छेद होगा वो होगा हमारा गुणाका। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणाका प्लस के ईस। क्या हो जाएगा, गुणाका प्लस के ईस हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ बनेगा हमारा, आ प्लस ई बन के ए हो जाएगा, तो गुणा केस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्त, वो होगा हमारा सी। चलिए 19 के बाद 19 की बात कर लेते हैं। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, ये बताना है दोस्तों। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा 19 का? तो नैसर्गिक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक होगा। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा प्राकृतिक होगा, ठीक है, प्राकृतिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 20वां हमें यह गद्यांश दे रखा है दोस्तों, इसका हमें अनुच्छेद को पढ़कर हमें क्या करना है, सवालों को उत्तर देना है, ठीक है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने का समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रख दे अपनी रीढ़। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20वां दे रखा है, इसका हमें आंसर देना दोस्तों। इसका देना है, हम बताएं तम शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो तम का जो अर्थ होता है वो होता है अंधेरा। इसके जो क्या पर्यायवाची होते हैं, इसके शब्द होते हैं। तम का क्या क्या हो जाता है दोस्तों? तम का क्या होता है दोस्तों? तम का अभिप्राय होता है अंधेरा से होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंधकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके और होते हैं, जैसे अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, तिमिर हो गया, क्या हो गया दोस्तों? तिमिर, अंधेरा, तमस इत्यादि होते हैं। चलिए 21 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21वां दे रखा है, सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है हमें बताना दोस्तों। सीधी रीढ़ का यहाँ पे कौन सा अर्थ है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या आत्मनिर्भर होना, या अभिमानी होना, या सीधी बात कहना, बताओ। या सीधी बात को कह रहा है सीधी रीढ़, मतलब सीधी रीढ़ का इसका अर्थ हमें बताना क्या होगा। सीधी रीढ़ का इसका है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, क्या हो जाएगा? सीधी रीढ़ का मतलब होता है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन दे रखा है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कविता के पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो उजाला फैलाते हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों वो कौन सा बन जाएगा 22 का? तो 22 का सही आंसर वो होगा हमारा डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी होगा, यानी कि जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक है, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां दे रखा है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। बताइए, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा बन जाएगा, ये हमें बताना दोस्तों। जो किए गए उपकारों को मानता हो 23 का। तो दोस्तों जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वाक्य में कौन सा अलंकार है दोस्तों? बताइए, वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए, वाक्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? तो वाक्य जो अलंकार होगा वो होगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा हमारा यमक। दोस्तों एक मिनट रुकना। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? तो इसमें अलंकार तो यमक अलंकार होना चाहिए। यहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है दोस्तों। इसमें यहाँ भी मनुष्य आ रहा है और यहाँ पे भी मनुष्य आ रहा है, इसमें तो यमक अलंकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 24 का होगा बी। तो 424 का सही होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24 का 25वां क्वेश्चन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यतीत होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यतीत होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहाँ पे होता है हमारा श्लेष अलंकार। जैसे रही मन पानी राखी, बिन सान पानी ससुर, मोती गिर मानुष चूर। यही तो आपने बहुत बार आया, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? हिरण्य का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? कुरंग है, या कंचन है, या केसरी है, या सारंग है? बताइए 26 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 का सही होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी कंचन है। हिरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है दोस्तों? वो है कंचन। इसके अलावा भी हिरण्य के कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हिरण्य के होते हैं जैसे कंचन हो गया तो हिरण्य के, और अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? कंचन हो गया, कंचन तो आपका लिखा ही है पहले से ही।
कंचन हो गया, ठीक है। और सेना हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, सेना हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया, और सुवर्ण हो गया। क्या होगा दोस्तों, सुवर्ण। एक इसके दोस्तों एक हिरण्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हिरण्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और भी देखना चाहो, जैसे हमारा ये इसके हो गए सारंग के, सारंग क्या क्या होता है दोस्तों, ये तो मोर हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गई, भ्रमर हो गया। क्या क्या सारंग के होते हैं, मोर हो गई, कोयल हो गई, और क्या भ्रमर इत्यादि क्या होते हैं दोस्तों, ये सारंग के होते हैं। सभी 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। संयोग का विलोम, संयोग का विलोम कौन सा बनेगा, जो संयोग का जो दोस्तों विलोम शब्द है वो क्या बनेगा, संयोग का जो विलोम बनेगा दोस्तों वो बनेगा क्या, हमारा वियोग बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वियोग बनेगा। संयोग का क्या बनेगा दोस्तों, वियोग बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 27 के बाद 28वां। चिकना घड़ा होना, बताइए चिकना घड़ा होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा, समृद्ध होना, निर्जल होना, चिकना चोपड़ा होना, मधुरभाषी होना। बताइए चिकना घड़ा होना इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों, चिकना घड़ा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, यानी कि निर्जल होना। क्या होना दोस्तों, चिकना घड़ा यानी कि निर्जल होना, ठीक है, यानी कि चिकना घड़ा होना, निर्जल होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन देखा, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं, ठीक है। और भी इसके और भी याद करना चाहो, जैसे जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जो क्षमा करने योग्य होता है वो क्षम्य होता है। और जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। जो जन्म से अंधा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जन्मांध कहते हैं। उसके बाद ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम है, अग्र है, आग है, आज है। तो इसका दोस्तों इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि अग्र है। क्या चाहिए दोस्तों, अग्र है, ठीक है, इसमें अग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां। इनमें से कौन सा शब्द बदनी, इनमें से कौन सा शब्द की बदनी सही है, इनमें से कौन से, तो इसका कौन सा ऐतिहासिक हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक, 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 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 31 के 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा, यथार्थ का विलोम कौन सा होगा ये बताना दोस्तों। यथार्थ का विलोम कौन सा बनेगा दोस्तों, तो यथार्थ का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है हमारा आदर्श होता है। क्या होता है, यथार्थ का जो विलोम होता है वो होता है आदर्श, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यथार्थ का विलोम क्या होता है दोस्तों, आदर्श होता है। और ये कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम प्राकृत होता है, ये सभी को पता है। उचित का अनुचित होता है, ठीक है। आहूत का अनाहूत होता है, आहूत का क्या होता है दोस्तों, अनाहूत होता है, इस तरीके से। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं, इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है हमें दोस्तों। दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्लेश, मोक्ष, कष्ट, पीड़ा। बताइए जो दुख का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा मोक्ष। मोक्ष क्या, ये दुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, मोक्ष। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर वो उपासक क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष क्या है इसमें, तो विशेष से उपासक है, श्रेष्ठ विशेष क्या है दोस्तों, इसमें विशेष से उपासक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन देखा, जयद्रथ बध ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जयद्रथ बध ग्रंथ के रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है ये बताना है हमें दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, वो हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन रहेगा, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, बताइए दोस्तों किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। 36 का हमें बताना है, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों। तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, किसके दोस्तों, बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन दे रखा है, ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा। ये काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा, ऋजु शब्द का जो विलोम है दोस्तों वो क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर लगभग बहुत सारे एग्जामों में आता है। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है वक्र होता है, ठीक है। बिरल का क्या होता है दोस्तों, बिरल का होता है सघन। बिरल का क्या होता है दोस्तों, सघन होता है। और ऋजु का
रुज का बग, ये देखो ये बक लिखा है, ये गलत लिखा है बस, ठीक है। सीधा का क्या होता है, उल्टा या आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इसमें क्या आ हो जाएगा, इसमें तो उपसर्ग है, ठीक है। अब में क्या उपसर्ग, ओढ़ना शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें आप प्रत्यय हो जाएगा, इसमें तो उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव की बात करें दोस्तों, कौन सी किसकी बात करें दोस्तों, प्रभाव की बात करें तो इसमें भी होगा, प्र प्लस के भाव हो जाता है तो इसमें प्र हो जाएगा। ओढ़ना, इसमें क्या है दोस्तों, ओढ़ना इसमें क्या उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइए। वो स्थित है हमारा चेन्नई के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो स्थित है चेन्नई के अंदर, ठीक है। चलिए 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वें क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से सही शब्द का हमें चयन करना है दोस्तों। जो उज्ज्वल है दोस्तों, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमें बताना है इसमें। 40वां उज्ज्वल है वो किस प्रकार से लिखा जाए, तो दोस्तों उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल कुछ इस तरीक़ा से लिखा जाएगा, उज्ज्वल इस तरीके से ये उज्ज्वल लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।